भूषण स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 8 सेशन कर चुके हैं। आज का हमारा एनटीपीसी मॉड्यूलर प्रैक्टिस सेट का 9वां सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप उसे देख लें। आपके एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल होगी। यह अभी तक मैंने इस चैनल पे स्टैटिक से 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ। करेंट अफेयर के 4-5 टॉपिक करा चुका हूँ, जिसमें 2 मैराथन क्लासेस भी हैं और भी अन्य क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आते रहूँगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। आज का हमारा सेट होने वाला है 9th। अभी तक हमने 8 देख लिया, आज हमारा 9th है। टोटल 25 सेट जाएंगे। प्रतिदिन आपको शाम को 6:30 बजे एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, कभी भी गैप नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसका भी लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना का वीडियो देखने के बाद आपका पंचवर्षीय योजना से कोई भी डाउट नहीं उत्पन्न होंगे, ठीक है। सब चीज़ वहाँ पे डिस्कस किया मैंने, एक एक पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में मैंने डिस्कस किया है। तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसे देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11वीं, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, तो 2007 से 12 तक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये सारे डाउट जितने हो सकते हैं ना, मैंने सब पंचवर्षीय योजना के वीडियो में क्लियर किया है, तो आप उसे जरूर देख लें, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच थी, उसके बीच में इसका योजना बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो किस में रहती है, तो ये लोकतांत्रिक सरकार में रहती है। किस में रहती है, तो लोकतांत्रिक सरकार में रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डैश शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघवाद में जो है सब बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति पूर्णम कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह किस में हो जाती है, तो लघुकरण में हो जाती है, ठीक है, लघुकरण में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। इसमें देखते हैं कि न्यायिक समीक्षा संविधान की व्याख्या करने की न्यायपालिका की शक्ति से संबंधित है। न्यायपालिका को विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा पारित नियम या आदेश, यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है, को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। क्या हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का मत डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्णायक मत। क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत दिया जाता है। जब दोनों पार्टी आपस में वोट डालती है और जब बराबर हो जाती है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट दे करके वो निर्णायक मत देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है। किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में द्विसदन विधायिका नहीं। तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में है, कुल मिला के 6 राज्य में है। कौन कौन से में है, तो आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। तो बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार किस सभ्यता में पाया गया है, मतलब किस नगर में पाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में
पाया गया है, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रारंभिक सार्वजनिक जल कुंड, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। यह 2800 वर्ष पूर्व, लगभग 800 ईसा पूर्व, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तक्षशिला शहर में स्थित था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल शासक अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी कहाँ? राजस्थान, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर तथा महाराणा प्रताप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? तो जब मरणोपरांत जो होता है तो उसी को महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो कुशीनगर में उन्होंने लिया था। आगे देखते हैं, आमेर का किला किसने बनवाया? आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला राजा मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप यह भारत में स्थित है और भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, ठीक है। भारत में और दूसरा कोई द्वीप नहीं है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक जल संयोजी स्टेट क्या है? एक जल संयोजी स्टेट क्या है? तो यह हो जाएगा हमारा दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। क्या कहलाता है? यानी दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। इसको जल डमरू मध्य के भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबंध देश है? कौन सा देश भूमिबंध देश है? तो भारत के पास भी पानी है, मलेशिया भी चारों तरफ मतलब कुछ हिस्सों से पानी से घिरा हुआ है, पाकिस्तान भी की तरफ भी मतलब समुद्र टकराती है, लेकिन स्विट्जरलैंड क्या है? यह भूमिबद्ध देश है, ठीक है, जिसे लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन गति की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की घूर्णन की अवधि जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से भी अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? किसको औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी अंग है? मानव शरीर का एक अवशोषी अंग है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो दुमची हो जाएगा हमारा अवशोषी अंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकनिका। क्या हो जाएगा? सूत्रकनिका। कोशिका श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। कोशिकीय श्वसन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कोशिका की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में यह लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से किस में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी का, ठीक है। क्या हो जाएगा? पक्षी का। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सूर्य का द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। तो किसका उपयोग अर्धचालक में चिप बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धधातु होते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे जर्मेनियम दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किसका पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के प्रति इसके प्रतिरोध और उच्च तापमान में अस्थायित्व के कारण नाइक्रोम का उपयोग विद्युत तापन घटों में जैसे यंत्रों में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है?
किस कपड़े में आसानी से आग पकड़ लेती है? तो सूती कपड़ा में। किस कपड़ा में? सूती कपड़ा में। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही ज्वलनशील वाली कपड़े होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन है? जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं? तो लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। क्या है? लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व तो सबसे कम होता है? किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? तो वेनेडियम। वेनेडियम का घनत्व सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल इंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डीजल इंजन। आगे देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग था। ठीक है, क्या था? ग्लोबल वार्मिंग था। यह संधि 1997 में हुई थी और 2005 को लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ताल लेखी का आविष्कारक है? कौन विद्युत ताल लेखी का आविष्कारक है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैमुअल एफ बी मोर्स। क्या हो जाएगा? सैमुअल एफ बी मोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह केरल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन रखा गया है। तो यह कहाँ मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो गंधर्व विवाह कहा जाता है, जो पहले के टाइम पे होता था, गंधर्व विवाह इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, सिकंदर की मौत, शक युग का आरंभ, हर्षवर्धन का राज्योद्धार, गुप्त युग का आरंभ। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो सिकंदर की मौत सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? शक युग का अंत। ठीक है, फिर आएगा गुप्त युग की शुरुआत, फिर आएगा हर्षवर्धन का राज्यारोहण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी? बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी? तो 1765 में जो है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई थी। ठीक है, कौन सी युद्ध के बाद? बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो यह किस बैंक को जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपत्तनम बंदरगाह शहर नहीं था? कौन सा नहीं था? कौन कौन था उसको देखते हैं। तो बालाकोट भी था, लोथल भी था और खिरसारा भी था, लेकिन राखीगढ़ी या नगरपत्तनम बंदरगाह नहीं था। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा पसंद आया? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इस